हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो यस, आज से इसी सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब प्रीवियस सेशन में आपने ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ लिया, डायरेक्ट करंट पढ़ लिया, लेकिन ये करंट प्रोड्यूस कैसे होते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर में। तो इस सेशन में बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, और ये दो टाइप के होते हैं, एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर। जाहिर है एक जनरेटर होगा जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करेगा, एक जनरेटर होगा जो कि डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो इस सेशन में हम इलेक्ट्रिक जनरेटर समझेंगे सबसे पहले कि होता क्या है, फिर इसके बाद में कोशिश करेंगे कि इस सेशन में हम एसी जनरेटर भी पूरा पढ़ लें। तो इस सेशन का टारगेट हो गया सेट, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन भी। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ। भाई इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? सबसे पहले तो अपने दिमाग से एक चीज निकाल दो कि जनरेटर और मोटर दोनों एक ही चीज होती हैं। कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि जनरेटर मोटर है, मोटर जनरेटर है। ऐसा नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है भाई? दोनों ही जनरेटर और मोटर दोनों के ही प्रिंसिपल अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें मोटर की, तो हम मोटर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है? मोटर का प्रिंसिपल होता है कि अगर आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा है वो वाली मैग्नेटिक फील्ड, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो उस मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? दोनों ही मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगी। इस इंटरैक्शन के कारण एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब हम दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर, वो ट्रिपल सी क्या करता है? अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और उस फोर्स को अगर आपको ध्यान हो तो हम कैसे बताते थे? फोर्स इज इक्वल टू फोर्स का बिल साइन थीटा, है ना? ऐसे ही बताते थे, फोर्स का बिल साइन थीटा। ये होता था वो फोर्स जो कि एक ट्रिपल सी यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है। ये किसका प्रिंसिपल था भाई? ये मोटर का प्रिंसिपल था। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं जनरेटर। नाम से ही समझ में आ रहा है जनरेटर मतलब क्या? कि कोई ऐसा डिवाइस जो एक चीज को प्रोड्यूस करने वाला है, एक चीज को जनरेट करने वाला है। तो अब सवाल यह है कि क्या जनरेट होगा? इट इज अ डिवाइस used for generating electric current by converting mechanical energy into electrical energy। क्या बोला है भाई? कि इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि करंट प्रोड्यूस करती है, करंट जनरेट करती है। कैसे जनरेट करती है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके। याद करो, जब हम बात कर रहे थे किसकी? इलेक्ट्रिक मोटर की, तो उस इलेक्ट्रिक मोटर के केस में हमने क्या देखा था कि मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है? करंट यूज करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेगी। अगर आपको याद हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइस यूज करेगी और उसे किस चीज में कन्वर्ट कर देगी? मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी भी कौन सी वाली भाई? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मोटर के केस में हमने यही पढ़ा था कि मोटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? एक ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या करंट को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। कौन सी वाली मैकेनिकल एनर्जी भैया? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसके ऊपर हमारे घर के पंखे, कूलर, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन ये सब चलती हैं। ये सारे अप्लायंसेस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को लेते हैं और उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में, जिसके कारण रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में, जनरेटर के केस में उल्टा ही हो रहा है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को यूज करेंगे क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का आपने प्रिंसिपल देखा। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि मोटर और जनरेटर के बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है। मोटर क्या करती है? करंट को लेगी, कंज्यूम करेगी, उससे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करेगी या प्रोड्यूस करेगी।
और जनरेटर के केस में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को यूज किया जाता है और उससे क्या करा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि दो तरह के होते हैं, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। तो एक ऐसा जनरेटर जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहा है इसी मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके, उसे हम क्या कहेंगे, एसी जनरेटर। और एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा जनरेटर जो कि मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, डीसी जनरेटर कहेंगे। तो आई होप अब आपको मोटर और एटलीस्ट जनरेटर में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि मोटर एक अलग चीज होती है, जनरेटर एक अलग चीज होती है। मोटर के केस में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करा जाता था। इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या होती थी, कॉइल गोल गोल घूमती थी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। लेकिन जनरेटर में पता है हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कॉइल क्या हो रही है, बिना करंट के गोल गोल घूम रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, करंट में। यानी कि अब जो हमारा सेटअप होगा ना, उसमें हमें बैटरी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इनफैक्ट हमें तो कोई ऐसा कंटेनर चाहिए है जिसमें हम क्या करें, जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको स्टोर कर लें। ठीक है, आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी। अब हम करते हैं आगे की बात। आगे की बात क्या है भाई, तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर के कुछ पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसमें से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, या ऑलमोस्ट एक चीज को छोड़ करके बाकी सभी चीजें आपको पता है। मोटर के जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसके सेटअप में क्या होगा, तो देखो सबसे पहले तो एक आर्मेचर कॉइल आएगी जो हम मोटर के केस में यूज करते थे। एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती थी, याद है आपको, उसको हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे आर्मेचर कॉइल। तो जनरेटर के केस में भी क्या आएगी, एक आर्मेचर कॉइल आएगी। फिर इसके बाद में फील्ड मैग्नेट। मोटर के केस में याद करो, आपके पास मैग्नेट का एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता था, उसी तरीका का मैग्नेट हम कहाँ यूज करेंगे, जनरेटर के केस में भी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्लिप रिंग्स यूज करेंगे। मोटर के केस में हम स्लिट रिंग्स यूज करते थे, है ना। एक कॉम्यूटेटर होता था, बेसिकली क्या होता था, हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को बैटरी से जोड़ते थे, बैटरी चली, कंडक्टर में क्या हुआ, कॉइल में क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ और वो घूमने लग जाती थी क्योंकि वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती थी। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया उसी डायरेक्शन में वो मूव करने लगती थी। अब अगर कॉइल मूव करेगी तो उससे अटैच्ड जो वायर हैं वो भी तो मूव करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, वायर्स तो आपस में फंस जाएंगे। तो वायर्स आपस में ना फंसे इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए हम यूज करते थे क्या, कॉइल, और कॉइल के साथ में हम एक डिवाइस यूज करते थे जिसका नाम क्या होता था भाई, कॉम्यूटेटर। और ये जो कॉम्यूटेटर था इसके पास होती थी क्या, दो स्लिट रिंग्स। ध्यान से सुनिएगा, मैं स्लिट रिंग्स बोल रही हूं, SLIT, दो स्लिट रिंग्स होती थी। यहां पे स्लिप रिंग्स है, T नहीं है, P है। कॉम्यूटेटर क्या करता था, कॉम्यूटेटर बेसिकली वायर्स को आपस में उलझने से बचाता था। कॉम्यूटेटर की स्लिट रिंग्स अकेली नहीं होती थी, हर एक स्लिट रिंग्स के पास क्या प्रेजेंट होते थे, हर एक स्लिट रिंग के पास एक कार्बन ब्रश प्रेजेंट होता था। यानी कि टोटल दो स्लिट रिंग्स, तो कार्बन ब्रशेस भी कितने होते थे, दो कार्बन ब्रशेस होते थे। मैं इन्हें स्लिट रिंग्स क्यों बोल रही हूं, क्योंकि इन रिंग्स के बीच में स्लिट होता था, यानी कि गैप होता था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये दोनों रिंग्स आपस में अटैच्ड नहीं रहती थी, इनके बीच में गैप होता था, इनके बीच में एक स्लिट होता था, इसीलिए इनको हम स्लिट रिंग्स कहते हैं। और इन्हीं स्लिट रिंग्स के कारण क्या होता था, इनके पास लगे होते थे कार्बन ब्रशेस, अटैच होते थे, और जब कॉइल घूमती थी साथ में ये स्लिट रिंग्स भी घूमते थे। तो कार्बन ब्रशेस कभी इनसे जाकर के अटैच हो जाते, कभी क्या होता, जैसे ही ये गैप वाला पोर्शन स्लिट रिंग्स के कांटेक्ट में आता, स्लिट रिंग्स का ये जो गैप वाला जो पोर्शन है स्लिट रिंग्स का, जैसे ही ये स्लिट रिंग का गैप वाला पोर्शन कार्बन ब्रशेस के कांटेक्ट में आता, कार्बन ब्रशेस का जो स्लिट रिंग्स है उनसे कांटेक्ट टूट जाता। लेकिन कॉइल तब भी रोटेट करती अपने इनर्शिया के कारण, और फिर क्या होता, जैसी रोटेशन करेगी दोबारा से कनेक्शन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा कार्बन ब्रशेस का स्लिट रिंग्स के साथ। तो इस तरह से कॉइल घूमती भी रहती थी और वायर क्या होते थे, उलझते भी नहीं थे। वायर कहाँ लगे होते थे, वायर इन कार्बन ब्रशेस के पास ही लगे होते थे और फिर फर्दर बैटरी से कनेक्टेड होते थे। तो कॉइल घूमेगी, स्लिट रिंग्स घूमेंगी, लेकिन हमारे कार्बन ब्रशेस नहीं घूमते थे, इसीलिए वायर जो है आपस में उलझते नहीं थे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है भाई, इस केस में हमारे पास स्लिट रिंग्स नहीं है, इस केस में हमारे पास स्लिप रिंग्स हैं।
स्लिप रिंग्स क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि देखो जो हमारे पास स्लिप रिंग्स हैं वो कैसी होती हैं? 2 होती हैं। ये 2 क्यों होंगी? हर एक स्लिप रिंग किससे अटैच होती है? सपोज ये है क्या, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के कितने एंड्स होंगे? 2 एंड्स होंगे। तो पहला वाला एंड अटैच रहेगा पहली वाली रिंग के साथ, स्लिप रिंग के साथ, और दूसरा वाला जो एंड है वो किसके साथ अटैच रहेगा? दूसरी वाली स्लिप रिंग के साथ, बिना पहली वाली स्लिप रिंग को टच किए। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक जनरेटर में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, 2 हमारे पास क्या होती हैं? स्लिप रिंग्स होती हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल के 2 एंड्स होते हैं, तो जो पहला वाला एंड है वो किससे अटैच रहेगा? पहली वाली स्लिप रिंग के साथ। जो दूसरा वाला एंड है वो दूसरी वाली स्लिप रिंग के साथ अटैच रहेगा, बिना पहली स्लिप रिंग को ज्वाइन किए बगैर, उसको टच किए बगैर। यानी कि सेकेंड जो एंड है लूप का, रेक्टेंगुलर कॉइल का, वो पहली वाली स्लिप रिंग से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, स्लिप रिंग्स क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि अब क्या होगा, इन दोनों ही रिंग्स के पास क्या होगा? एक एक कार्बन ब्रश होगा। अब ये कार्बन ब्रश क्या करेगा? कॉइल घूमेगी तो ये स्लिप रिंग्स भी घूमेंगी। स्लिप रिंग्स के ऊपर जो हमारा कार्बन ब्रश है वो क्या करेगा? स्लिप करेगा। ठीक है, क्या करेगा? स्लिप करेगा। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? स्लिप रिंग्स कहते हैं। तो आर्मेचर कॉइल प्रेजेंट है, फील्ड मैग्नेट प्रेजेंट है, स्लिप रिंग्स प्रेजेंट है, और कार्बन ब्रशेस तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर कई सारे सवाल आते हैं। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर, तो इसीलिए हमारे लिए चीज हो जाती है जरूरी। तो आता क्या क्या है सवाल में? आपसे बोला जाएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर को एक्सप्लेन करिए। उस एक्सप्लेनेशन में आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा प्रिंसिपल, फिर इसके बाद में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको जनरेटर का, फिर इसके बाद में आपको उसकी वर्किंग समझानी पड़ेगी। क्या करोगे? सबसे पहले प्रिंसिपल बताओगे। कोई सी भी आपसे जनरेटर पूछ ले, चाहे एसी पूछा है चाहे डीसी पूछा है, तो सबसे पहले आप जनरेटर की प्रिंसिपल बताओगे, कंस्ट्रक्शन बताओगे, इसके बाद में उसकी वर्किंग बताओगे कि भाई जनरेटर काम करता है तो कैसे करता है। ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो अब हम बात करते हैं आगे की। प्रिंसिपल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि जनरेटर कोई सा भी हो, अगर आपसे एसी जनरेटर पूछा जा रहा हो तो आप क्या बोलोगे? एक ऐसी डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को यूज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए। और कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सा करंट बनेगा? तो एसी करंट बनेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट बनेगा। और अगर आपसे डीसी जनरेटर पूछा हो तो आप क्या बोलेंगे? कि एक ऐसी डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को यूज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए, और कौन सा करंट बनाती है? डायरेक्ट करंट बनाती है। तो प्रिंसिपल तो आपके पास ये आ गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कंस्ट्रक्शन की, कि भाई जनरेटर बना कैसे होता है। तो बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए है? अपैरेटस चाहिए है, सामान चाहिए है। तो कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पार्ट्स आपको चाहिए होते हैं एक जनरेटर को बनाने के लिए, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम इसकी क्या देखते हैं? कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कैसे होती है कंस्ट्रक्शन? तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? एक कॉइल होती है जिसको हम क्या कहते हैं? आर्मेचर कॉइल कहते हैं। आई आपको ये बात समझ में? इस आर्मेचर कॉइल का मैं नामकरण कर देती हूं। ये क्या हो जाएगा? ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। कंस्ट्रक्शन सिखा रही हूं मैं आपको एसी जनरेटर की। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एसी। अभी तक तो जो भी चल रहा था वो क्या था? प्रिंसिपल एसी और डीसी जनरेटर का मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एसी जनरेटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, एसी जनरेटर का सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद में उसकी वर्किंग देखेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। तो ये जो आपके सामने पार्ट्स हैं, ये किस चीज के पार्ट्स हैं? ये हैं आपके पास एसी जनरेटर के पार्ट्स। किसके पार्ट हैं भाई? एसी जनरेटर के पार्ट्स हैं। डीसी में कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। डीसी में फिर से स्लिप रिंग की जगह पे स्प्लिट रिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एसी जनरेटर प्रिंसिपल हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से पार्ट्स चाहिए वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं क्या? एक आर्मेचर कॉइल। इस आर्मेचर कॉइल का हम नामकरण कर देते हैं, नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया हमने? ए, बी, सी और डी। फिर क्या होगा? ये जो हमारी आर्मेचर कॉइल होती है ये किसके पास रखी जाएगी भाई? ये रखी जाएगी मैग्नेट्स के 2 पोल के पास। कौन से हैं वो पोल भाई? एक होगा नॉर्थ पोल, तो दूसरा कौन सा होने वाला है? साउथ पोल।
दो पोल्स लिए हमने एक मैग्नेट के, दोनों पोल्स के बीच में हमने क्या रख दी, एक आर्मेचर कॉइल रख दी। उस आर्मेचर कॉइल का हमने क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे दो सर्कल्स। कहां बनाएंगे, एक बनाएंगे जो हमारी आर्मेचर कॉइल है उसका जो पहला वाला एंड है उसके पास बनाएंगे, दूसरे वाले एंड को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और फिर इस दूसरे वाले एंड पे भी क्या बना देंगे, एक गोला बना देंगे। पहला वाला गोला कहां बना, जो हमारी आर्मेचर कॉइल है उसके एक एंड पे। दूसरा वाला गोला कहां बना, जो हमारी आर्मेचर कॉइल है उसके दूसरे एंड पे। ध्यान रखना कि जो दोनों एंड्स हैं ये दोनों एंड्स अपनी अपनी रिंग्स के साथ ही, अपने अपने गोले के साथ ही अटैच्ड हों। ऐसा ना कर देना कि जो दूसरा वाला एंड है इसको आपने दूसरी वाली रिंग के साथ भी अटैच कर दिया और ये ऊपर वाली रिंग के साथ भी अटैच कर दिया। ये ब्लंडर मिस्टेक मत करना। आपका ये जो ये वाला एंड है, पहला वाला एंड, वो इस वाली रिंग के साथ, इस वाले गोले के साथ अटैच है। जो दूसरा वाला एंड है वो दूसरे वाले गोले के साथ अटैच है। अब इनको भी हम नाम दे देते हैं। ये दोनों कौन है भाई, ये दोनों और कुछ नहीं, ये दोनों है हमारी स्लिप रिंग्स। ठीक है, इनका भी नाम दे देती हूं मैं। एक को नाम देती हूं मैं R1 और दूसरे को नाम देती हूं मैं क्या, R2। तो R1 हमारी कौन सी हो गई, R1 हो गई और R2 हो गई हमारी दोनों स्लिप रिंग्स। आई होप ये चीज समझ में आ गई हो। अब क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, देखो हमने आर्मेचर बना लिया, फील्ड मैग्नेट बना लिया, स्लिप रिंग्स बना ली। अब क्या आएगा भाई, ब्रशेज आएंगे, यानी कि कार्बन ब्रशेज। कार्बन ब्रशेज कहाँ अटैच होते हैं, कार्बन ब्रशेज अटैच होते हैं स्लिप रिंग्स के पास। कैसे अटैच होंगे, तो R1 के पास आएगा एक कार्बन ब्रश, R2 के पास आएगा एक कार्बन ब्रश। ठीक है, R1 के पास आ गया एक कार्बन ब्रश, R2 के पास आ गया एक कार्बन ब्रश। फिर क्या होगा, इस कार्बन ब्रश को आप अटैच कर दो, दोनों ही कार्बन ब्रशेस को आपस में ज्वाइन कर दो। कैसे ज्वाइन करोगे, क्या यहाँ पे बैटरी लगाओगे, जरा दिमाग लगाओ। जनरेटर के केस में मैंने आपको क्या बताया, जनरेटर करता क्या है भाई, जनरेटर करंट प्रोड्यूस करता है। बैटरी क्या करती है, बैटरी भी करंट प्रोड्यूस करती है। तो जब आपको करंट बनाना है तो बैटरी लगाने का क्या मतलब बनता है, तो दोनों ही कार्बन ब्रशेस को हम आपस में जोड़ेंगे वायर्स के थ्रू, लेकिन इनके अक्रॉस हम बैटरी नहीं लगाएंगे, इनके अक्रॉस हम क्या लगा देंगे, एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। ठीक है, बैटरी मत लगाना, बैटरी लगा दी तो मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स जो है ना बैटरी को ही मिल जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। तो गैल्वेनोमीटर लगाओगे आप किसके केस में, जनरेटर के केस में। बैटरी मत लगाना, क्यों, क्योंकि यहां तो हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें बैटरी की क्या जरूरत है, हम खुद कर लेंगे करंट प्रोड्यूस। ठीक है, आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया क्या, हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन हो चुका है। दो पोल्स है हमारे पास मैग्नेट्स के, नॉर्थ एंड साउथ पोल, उनके बीच में एक आर्मेचर कॉइल है, नामकरण कर दिया ABCD। फिर इसके बाद में दोनों ही एंड्स, जो हमारा आर्मेचर कॉइल है इसके दोनों ही एंड्स पे हमने क्या कर दी, एक एक रिंग लगा दी, जो कि कौन सी रिंग है भाई, स्लिप रिंग्स हैं। पहली का नाम दिया हमने R1, दूसरी का नाम हमने दिया क्या, R2। फिर दोनों ही स्लिप रिंग्स के साथ में हमने एक एक कार्बन ब्रश लगा दिया। सपोज इस वाले का R1 स्लिप रिंग के साथ जो कार्बन ब्रश अटैच्ड है उसको मैंने नाम दिया क्या, X, और R2 के साथ जो कार्बन ब्रश अटैच है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, Y दे दिया। और दोनों ही जो हमारे कार्बन ब्रशेस हैं उसको हमने एक गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लो। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बना पाओगे, इतना टाइम ही नहीं रहेगा। तो आप इसका ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग की, कि आखिर ये जो हमारा AC जनरेटर है ये काम कैसे करता है। अब आ जाओ किस पे, वर्किंग पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास हमको क्या दिख रहा है, मैग्नेट दिख रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल दिख रहा है। तो बिना देरी किए क्या बना दो आप बना दो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी भाई, नॉर्थ से साउथ में साउथ पोल की तरफ जाएगी, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ग्रीन लाइन क्या है, ये ग्रीन लाइन बता रही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब दूसरी चीज हमें क्या दिख रही है, दूसरी चीज हमें दिख रही है ये कॉइल। कॉइल है, स्लिप रिंग्स है, मोटर में भी हमने पढ़ा है कि कॉइल क्या करती है, मूव करती है। तो एक काम करते हैं, हम जनरेटर में भी क्या कर देते हैं, कॉइल को मूव करा देते हैं। लेकिन एक समस्या है, मोटर के केस में तो यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी, जैसे ही बैटरी लगी करंट गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई ये आर्मेचर कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकली, इन दोनों पोल्स की मैग्नेटिक फील्ड के साथ दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड क्या करी, इंटरैक्ट करी, मैग्नेटिक फोर्स लग गया और कॉइल घूमने लग गई। यानी कि हम बोल सकते हैं कि करंट की सप्लाई के कारण हमारी जो कॉइल है वो घूमने लग जाती है मोटर के केस में। लेकिन अब क्या करें, क्या गैल्वेनोमीटर उठा करके घुमा सकता है हमारी आर्मेचर कॉइल को? बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ ना कुछ तो हमें जुगाड़ करनी पड़ेगी जिसकी हेल्प से हमारी ये जो आर्मेचर कॉइल है ना ये मूव करे, क्योंकि जब तक ये मूव नहीं करेगी तब तक मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, और जब तक मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि हम मैकेनिकल एनर्जी से करंट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, नहीं जनरेट कर सकते। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल को घुमाना पड़ेगा। अब कैसे घुमा सकते हैं भाई, हम इसे घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे? तो बेसिकली हम जो है ना, हम बिजली तो बना रहे हैं लेकिन हम बहुत ही बड़े लेवल पे बना रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कमर्शियल लेवल पे बिजली बना रहे हैं। तो जब बड़े लेवल पे बिजली हम बना रहे हैं तो हम जुगाड़ भी कैसी करेंगे, बड़ी ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे टरबाइन। कौन सा टरबाइन भाई? दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टीम टरबाइन, एक होता है कौन सा, एक होता है टरबाइन हमारा विंड या फिर एयर टरबाइन, और एक क्या होता है, एक हम बोलते हैं कि एयर वाला भी होता है, सॉरी विंड, एयर और यहाँ पे हम बोल सकते हैं वाटर, ठीक है। हम तीन टाइप के यहाँ पे टरबाइन यूज कर सकते हैं। कैसे टरबाइन यूज कर सकते हैं? स्टीम वाला, विंड वाला या वाटर वाला। कैसे? आपके पास ये दोनों जो स्लिप रिंग्स है ना, इन स्लिप रिंग्स को आप आगे जाकर के कहीं कनेक्ट कर दो, किसके साथ? एक टरबाइन के साथ, ठीक है। टरबाइन मतलब क्या? टरबाइन मतलब आप समझ सकते हो, विंड मिल देखा है ना आप लोगों ने, बस सपोज करो कि आपने आर्मेचर कॉइल्स की जो दोनों स्लिप रिंग्स थी उनको किससे कनेक्ट किया गया है? उससे कनेक्ट किया गया है विंड मिल से। ये विंड मिल के दो मैंने आपको क्या बता दिए हैं, ब्लेड्स बता दिए हैं। ये विंड मिल कैसे मूव करता है अगर आपको पता होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। विंड मिल कैसे यूज करेगा, कैसे काम करता है? हवा चलती है तो विंड मिल की जो ब्लेड्स होती हैं वो क्या करती हैं, घूमती जाती हैं। अब अगर इन्हीं ब्लेड से मैंने क्या कर दिया, अपनी स्लिप रिंग्स को कनेक्ट कर दिया, तो जैसे जैसे ब्लेड घूमेगी क्या मेरी स्लिप रिंग्स भी नहीं घूमेंगी? और अगर स्लिप रिंग्स घूम गई तो क्या हमारी कॉइल भी नहीं घूम जाएगी? एग्जैक्टली हमें यही तो चाहिए था, हमें अपनी कॉइल को ही रोटेट कराना था। बैटरी लगी होती तो बैटरी से रोटेशन हो जाता, लेकिन बैटरी तो लगी नहीं, तो कुछ और जुगाड़ करनी पड़ेगी। जुगाड़ कैसी होगी? बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि हम बिजली बना रहे हैं कमर्शियल लेवल पे। जुगाड़ कैसी होगी? हम तीन टरबाइन यूज कर सकते हैं, स्टीम वाला, विंड वाला या वाटर वाला। टरबाइन मतलब क्या कि कोई ऐसी डिवाइस जो कि क्या करती है, गोल गोल घूमती है। यहाँ पे गोल गोल घूमने वाली मैंने क्या लगा दी है, विंड मिल की ब्लेड्स लगा दी हैं। तो विंड मिल क्या करता है, जैसी हवा चलती है विंड मिल की क्या करती है, ब्लेड्स घूमने लगती हैं। इन्हीं ब्लेड्स के साथ सपोज अगर मैं इस तरह से बनाऊं, ये क्या है, विंड मिल है, इसकी क्या होती है भाई, तीन ब्लेड्स होती हैं, है ना, तीन ब्लेड्स होती हैं। ये तीनों ब्लेड्स आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं? एक कोई कॉमन रॉड से कनेक्टेड होती होंगी। तो जैसे ही हवा चली, विंड मिल की ब्लेड्स घूमी, घूमने के कारण क्या होगा, उन तीनों ही ब्लेड्स के साथ जो कॉमन रॉड अटैच होगी ना, वो भी क्या हो जाएगी, रॉड घूमने लगेगी। और इसी रॉड के साथ मैंने ले जाकर के क्या कर दिया, अपने जो अपना हमारा अपैरेटस था ना, उसकी जो स्लिप रिंग है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अब जैसे ही ब्लेड्स घूमी, कॉमन रॉड घूमी, कॉमन रॉड घूमी तो हमारी स्लिप रिंग्स भी घूमी, स्लिप रिंग्स घूमी तो साथ साथ में कॉइल भी क्या हो गई, घूम गई। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। तो अभी हमने कौन सा टरबाइन यूज किया है, अभी हमने विंड टरबाइन यूज किया है। अब आप क्या करो, अब आप एक ऐसी टरबाइन लगा दो, टरबाइन मैंने आपको मतलब बता दिया है, टरबाइन मतलब क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो कि रोटेट करती है। तो
एक ऐसी डिवाइस जो रोटेट करेगी, तो पहले हमने उसको रोटेट कैसे करा दिया, हवा चला के करा दिया। अब एक काम करो, स्टीम चलवा करके उसको रोटेट करवा दो। इसी तरीके से आप क्या करो, ब्लेड्स लगा दो, उन ब्लेड्स के ऊपर आप क्या करो, स्टीम डालो और बहुत ही प्रेशर के साथ डालो। तो जैसे ही स्टीम पड़ेगी, ब्लेड्स घूमेंगी, कॉमन रॉड घूमेंगी और हमारी कॉइल भी घूमने लगेगी। तो अब हमने कौन सा टरबाइन यूज किया, स्टीम वाला किया। अगर स्टीम वाला नहीं करना है, विंड वाला भी नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, वाटर वाला कर लो। अब आप क्या करोगे, ब्लेड्स के ऊपर डालोगे पानी, और पानी ऐसा नहीं कि एक दो ड्रॉप छिड़क दिए हैं, काफी अमाउंट का हाई प्रेशर का पानी आप क्या करोगे, डालोगे ब्लेड्स के ऊपर। ब्लेड्स घूमी तो कॉमन रॉड भी घूमी, कॉमन रॉड घूमी तो हमारा जो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि हमारी जो स्लिप रिंग्स थी वो भी क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। स्लिप रिंग्स घूमी तो क्या होगा, कॉइल भी रोटेट हो जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने आपको समझने के लिए, समझाने के लिए बता दिया है कि किस तरह से कॉइल घूमती है। कॉइल को हम किसके साथ अटैच करते हैं, टरबाइन के साथ। टरबाइन स्टीम वाली भी हो सकती है, वाटर वाली भी हो सकती है, विंड वाली भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपको सवाल में जब आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में कि कंस्ट्रक्ट करो डीसी जनरेटर या एसी जनरेटर, उस केस में आपको इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप मैक्सिमम क्या लिख सकते हो कि हाँ भाई, हमें अपनी कॉइल मूव करानी है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल को कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, टरबाइन के साथ। टरबाइन जो कि स्टीम, पानी या हवा किसी पे भी चल सकती है। तो वो जब टरबाइन घूमेगी तो हमारी कॉइल भी क्या करेगी, रोटेट कर जाएगी, ठीक है। तो अभी तक की कहानी तो ये है। अभी इसकी वर्किंग कंप्लीट नहीं हुई है, वर्किंग करेंगे हम अपने नेक्स्ट, जो हमारा अपकमिंग सेशन है उसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जहां हम कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे हमारे एसी जनरेटर की वर्किंग। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.